हाय स्टूडेंट्स, अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 3-4 दिन नहीं हो पाई थी। फिर से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें मैंने पहले एक दिन ऑनलाइन क्लास आपके ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले भी आपसे बात हुई थी। अब डायरेक्ट बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर अच्छा है और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो चैप्टर बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ। बेटा चैप्टर की जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम अभिक्रिया का वेग। क्या लिखा बेटा? अभिक्रिया का वेग, या इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, इंग्लिश में कहना चाहो तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कौन से टॉपिक से बेटा? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर से हम बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सिंपल सी रिएक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभिकारक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? आर से। अभिकारक से बेटा क्या बनता है? उत्पाद, जिसको मैंने किससे लिख दिया? प्रोडक्ट से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से आपका उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होगी, अभिकारक है उसकी सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। और जो उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में बेटा क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्शन चलती रहेगी उस रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग होगी अभिकारक की सांद्रता, और जो प्रोडक्ट की सांद्रता है उसमें इंक्रीज होगा। शुरुआत में अगर आपने रिएक्शन देखा होगा तो आर की सांद्रता मैक्सिमम होगी और जो प्रोडक्ट हो वो 0 होता है। लेकिन समय के साथ जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसकी सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। इसी को अभिक्रिया के वेग के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कि परिभाषा के रूप में हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो हमें अगर डेफिनेशन की बात करना चाहें तो बात करते बेटा पहले क्या लिखा बेटा? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा इसके लिए? कि प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन आराम से आ रहेगी कि प्रति इकाई समय में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। अगर बेटा इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि अभिक्रिया की दर, बेटा अभिक्रिया की दर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब बेटा यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी रिएक्शन जब आप लोगे, रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो उस अभिक्रिया में सदैव अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। इस कारण से जब भी आप ये इसका फॉर्मूला लिखोगे तो अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसके आगे हम माइनस का निशान लगाएंगे, और उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसके लिए हम प्लस का निशान का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे बात करें परिवर्तन में लगा समय। यहाँ विशेष ध्यान रखनी है कि अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी होगी, इसके लिए हम किसका निशान लगाते हैं, माइनस का, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो उसके लिए हम किसका निशान लगाएंगे, प्लस का। तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगी, प्लस माइनस, अभिकारक के लिए माइनस का, उत्पाद के लिए प्लस का। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय, ये क्या है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला, परिभाषा हुई। तो यहाँ ध्यान रखना कि अभिकारक की जब भी हम बात करेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे और उत्पाद के लिए हम प्लस के निशान का यूज करेंगे। यहाँ पर बेटा हमने अभिक्रिया की दर की बात कर ली। अब यहाँ से हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग है उसका मात्रक क्या होता है। तो बेटा मात्रक की बात करते हैं यहाँ पे पहले। तो बेटा अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या था, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब सांद्रता हो गई और परिवर्तन में लगा समय, तो समय आ गया। तो अभिक्रिया की दर के मात्रक की हम बात करें तो मात्रक के लिए बेटा सीधी सी बात है कि क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ लिख दिया मैंने सांद्रता, और यहाँ क्या आ गया बेटा आपका समय, क्या आ गया समय। अब बेटा सांद्रता का मात्रक क्या होता है आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लेना। सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और समय का मात्रक आप जानती हो सेकंड। तो अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं तो मात्रक हमें यूनिट याद करनी है, तो हमने सीधा लिया सांद्रता और यहाँ समय है, तो सांद्रता बटे समय। सांद्रता का मात्रक हमने क्या लिखा, मोल लीटर इनवर्स, और समय का मात्रक सेकेंड। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक, अभिक्रिया की दर का या अभिक्रिया की वेग का मात्रक क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। याद करना बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अब देखो, इसके अलावा अगर अभिक्रिया की दर का हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ बात कर लेते हैं कि बेटा कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो मैंने कहा कि अगर अभिकारक है तो माइनस का निशान लगाएंगे, उत्पाद है तो प्लस का निशान लगेगा, और सांद्रता में परिवर्तन के लिए हम शब्द प्रयोग होते हैं डेल्टा, और सांद्रता को हम लिखते हैं सी से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा और सी। अब जो सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि इसके दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, कोष्टक, और समय में परिवर्तन में लगा समय, तो समय में जो परिवर्तन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा टी। तो अगर हम बात करना चाहें अभिक्रिया के वेग या दर का फॉर्मूला तो क्या होगा, आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, एक छोटा सा टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो बड़ा सीधी सी बात है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर का मतलब अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो अभिकारक और जो उत्पाद है उनकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अभिक्रिया के वेग से। तो सिंपल सी हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को आपने क्या नाम दिया, अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर का हमने फॉर्मूला क्या लिखा, अभिक्रिया की दर बराबर प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। बाद में अभिक्रिया की दर या वेग का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग या दर का मात्रक ये आपको सीधा याद होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
क्या लिखा बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा अब इसके बाद हम आगे बात करें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसके बाद बेटा हम बात करें अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है औसत वेग और एक होता है तात्क्षणिक वेग। तो अब हम बात करें बेटा यहाँ पे कि थोड़ा नीचे लिखें, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग के प्रकार की बात करें तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर एक औसत वेग, जिसको हम बोलते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी। एक तो क्या है औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा जो आपका आता है बेटा वो है तात्क्षणिक वेग। क्या लिखा बेटा, तात्क्षणिक वेग, या जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो अभिक्रिया के वेग दो प्रकार पढ़ेंगे हम। एक तो कौन सा वेग बेटा, औसत वेग, और दूसरा वेग की हम बात करें तो तात्क्षणिक वेग। बेटा औसत वेग को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एवरेज के द्वारा, ए वी आर नीचे। औसत वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर ए वी ई के द्वारा, और जो तात्क्षणिक वेग है बेटा उसको आर इंटेंस आई एन एस शॉर्ट में, इनके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम औसत वेग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की। तो अभिक्रिया के वेग की ये दो प्रकार है। तो पहले हम किसकी बात करें बेटा, औसत वेग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, औसत वेग को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर एवरेज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा देखा जाए तो अभिक्रिया के वेग की जो डेफिनेशन है सेम वो किसकी है, औसत वेग की है। औसत वेग के लिए आप जानते हो कि जब अभिक्रिया का दर औसत के लिए ज्ञात करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो सीधी सी बात है कि जब समय अंतराल बड़ा हो, जब अभिक्रिया की सांद्रता में जो समय अंतराल बड़े समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए हम बोलते हैं औसत वेग। और किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जब अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। तो पहले हम इसकी औसत वेग की सिंपल सी परिभाषा लिखा देते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में, क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो बड़ा देखा जाए तो सेम अगर आप अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन भी लिखोगे तो यहाँ गलत नहीं होगी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पहले अभिकारक के लिए बात करें फिर हम उत्पाद के लिए बात करें तो हम कैसे लिखेंगे कि औसत वेग बराबर, अगर मैं केवल अभिकारक के लिए बात करूंगा तो आपको मैंने बता दिया अभिकारक के लिए निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में सदैव क्या आती है, कमी। तो औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ क्या लिख सकते हो,
परिवर्तन में लगा समय। तो औसत वेग के लिए बात करेंगे तो औसत वेग बराबर, अगर अभिकारक के लिए बात करें तो हम क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। और अगर यही बात मैं किसके लिए करूं, उत्पाद के लिए, तो यहाँ निशान किसका आ जाएगा बेटा, प्लस का। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा कि उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। और चाहो तो आप मिक्स करके भी ले सकते हो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। फिर से रिपीट करो, अभिक्रिया के वेग में और औसत वेग की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, चाहो तो आप सेम लिख के आ सकते हो। अब हम बेटा एक समीकरण के द्वारा इसको कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि एक औसत वेग के लिए फॉर्मूला बनाते हैं अपना सूत्र। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अभी बेटा आगे हम बात करें तो कि जो बेटा आप लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ऐसे एक सामान्य अभिक्रिया, क्या लिखा है, एक सामान्य अभिक्रिया, क्या बेटा आर से क्या बनाया मैंने, पी बनाया। सामान्य अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसके लिए लिखते हैं हम, माना T1 समय पर, कोई समय T1 समय पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः R1 तथा P1 है एवं T2 समय पर R2 व P2 है तो हमने क्या कहा कि T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता क्या बता दी, R1, उत्पाद की सांद्रता P1, और T2 समय पर R2 व P2 है। तो बेटा इसके लिए अगर हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग की बात करें तो बेटा सीधी सी बात करें, पहले हम अभिकारक के लिए बात कर लें, फिर हम उत्पाद की बात कर लें। तो बेटा अभिकारक की सांद्रता सदैव जब अभिक्रिया होगी तो सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। तो चाहे तो हम सीधा ऐसे भी ले सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, या सीधा बोल सकते हो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो अब हमें पता है कि जब अभिकारक की सांद्रता में कमी है तो सदैव किसका निशान आएगा, माइनस का। अब इसके बाद सांद्रता में कमी हो रही है तो क्या लिख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, R1 से क्या हो गई R2, तो क्या लिखेंगे बेटा R2 माइनस R1, और नीचे क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। तो बड़ा सीधी सी बात है, R2 माइनस R1 को अगर हम लिखना चाहें तो दोनों का परिवर्तन अंतर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो ये बात तो हमने बेटा किसके लिए की है, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। यहीं अगर हम उत्पाद के लिए बात करना चाहें, किसके लिए बेटा, उत्पाद के लिए बात करना चाहें तो उत्पाद की सांद्रता में सदैव क्या होगी, वर्धी। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, उत्पाद की सांद्रता में वर्धी, क्या लिखेगा बेटा, उत्पाद की सांद्रता में वर्धी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर उत्पाद की सांद्रता में सदैव वर्धी होगी तो किसका निशान आएगा, प्लस का, और P1 और P2 दिया तो क्या जाएगा, P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। तो क्या लिख सकते हो इसको, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या है, अभिक्रिया के वेग ज्ञात करने के फॉर्मूले अगर कर रहे तो R एवरेज के लिए है
औसत वेग की हम बात कर रहे हैं, सेम ही कंडीशन यहाँ पर लागू है, और एवरेज के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला औसत वेग के लिए। तो बेटा कोई अंतर नहीं है, सेम वही है, सांद्रता में परिवर्तन, बेटा परिवर्तन में लगा समय, इसी को हम अभिक्रिया का वेग बोल देते हैं, इसी को हम औसत वेग कह देते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम ताक्षणिक वेग की बात करें। अगर किसी के प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हो तो अलग से आप एक लाइन में बोना में लिख लेना कि धनात्मक चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। धनात्मक चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, और जो ऋणात्मक चिन्ह है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद बेटा हम ताक्षणिक वेग की बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। इसके बाद अगला जो वेग आता है वो आता है बेटा आपका तात्क्षणिक वेग, जिसको हम वेलोसिटी बोल दो बेटा या रेट बोल दो, कोई अंतर नहीं है। ताक्षणिक वेग को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? RINS से। क्लियर है? अब देखो बेटा ताक्षणिक वेग की बात करें तो औसत वेग तो समय के बड़े अंतराल के लिए ज्ञात किया जाता है, और ताक्षणिक वेग होता है वो समय के किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाता है। तो ताक्षणिक वेग की परिभाषा मैं यहीं से लिख रहा हूँ कि समय के किसी क्षण, क्या लिखा? समय के किसी क्षण का मतलब किसी बिंदु पर, समय के किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग, समय के किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। मतलब ताक्षणिक वेग के लिए क्या किया कि जब औसत वेग में समय अंतराल बड़ा था, औसत वेग में जो समय अंतराल बड़ा था, तो ताक्षणिक वेग में आपने क्या किया, उस समय अंतराल को बहुत छोटा कर दिया, एक बिंदु पर फिक्स कर दिया, तो उसको लिमिट में बांध दिया, उसको प्रदर्शित किया है। अब देखो बड़ा परिवर्तन होता है उसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जब छोटा परिवर्तन होता है तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? डी से। जब बड़ा परिवर्तन होगा तो उसके लिए डेल्टा शब्द का डेल्टा लिखते हैं, और छोटे परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो सेम कंडीशन वही है कि R शॉर्ट में INS बराबर, अब देखो बेटा वही अभिकारक के लिए माइनस का निशान, उत्पाद के लिए प्लस का निशान। अब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ हम उसको रिप्रेजेंट करें C से, तो ये सांद्रता में, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? छोटा, तो क्या लगा दिया बेटा? dC/dt। अब ये क्या एक लिमिटेड, एक निश्चित समय के लिए होता है, तो यहाँ मैथ की एक अवकलन टर्म्स हम काम में लेते हैं, लिमिट डेल्टा t का क्या निशान लगाया? 0। ये एक लिखने का फॉर्मूला होता है, मैथ के अकॉर्डिंग हम इसको काम में लेते हैं। तो हमने क्या लिखा? RINS बराबर प्लस माइनस dC/dt लिमिट डेल्टा t से क्या? 0। तो ये बात क्या बेटा? ताक्षणिक वेग के लिए है। तो इतना से याद करना है कि अगर समय के किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, उस वेग को हम ताक्षणिक वेग कहेंगे। और फॉर्मूला आपको ये याद करना है, फॉर्मूला हमें ये याद करना है। तो काफ़ी नई टॉपिक है आपने काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। यहाँ तक बेटा कोई विशेष बात नहीं है, आपको केवल इतना ही याद करना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, और ताक्षणिक वेग क्या होता है, और इनका फॉर्मूला क्या है। इसके साथ अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल
लेटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो बेटा इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं।